आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि करंट की आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। जैसे हमें पता है कि जो फ्लक्चुएटिंग करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट, मतलब जिसे फ्लक्चुएटिंग करंट के नाम से भी जानते हैं। एक साइकिल के अंदर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम से होकर 0 आई, फिर नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब क्या होता है कि अगर इसी तरह से फ्लक्चुएट करते हुए आगे जाएगा तो एग्जैक्टली कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी एक साइकिल में वो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि ऐसी वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोई एक ऐसा करंट निकालना चाहते हैं जो अगर पूरे साइकिल में हम फ्लो करवा दें तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जैसा कि अल्टरनेटिंग करंट में फ्लो हो रहा था। क्या मतलब हुआ इसका कि हम किसी साइकिल के अंदर, जैसे इस पूरे साइकिल से एक स्टेडी करंट फ्लो करवाना चाहते हैं आइदर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव डायरेक्शन, जिससे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो जैसा कि इस अकेले साइकिल में फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए हम एवरेज वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो एवरेज वैल्यू और जो मीन वैल्यू है वो दो तरीके से निकालेंगे। पहले हम फुल साइकिल के लिए निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद हाफ साइकिल के लिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं आई एवरेज निकालना। आई एवरेज निकालने के लिए क्या होगा कि हम पहले फुल साइकिल के लिए करेंगे तो इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर देना। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल पीसेस को ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई और डी टी, क्योंकि करंट का जो है मल्टीप्लाई टाइम के रेस्पेक्ट में करवाएंगे और टोटल इंटरवल के लिए इसको ऐड कर लेंगे या टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल टाइम जो हमने पूरे साइकिल के लिए 0 से लेकर टी तक लिया, इससे क्या करेंगे डिवाइड। एवरेज निकालने का तरीका ये होता है, टोटल जो हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कराते हैं उसके बाद अपॉन में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उससे डिवाइड करा देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं टाइम है तो हमने टाइम से डिवाइड करा दिया। अब आगे क्या करेंगे, इसका आई की वैल्यू रखेंगे। देखो साइनोसॉइडल कर्व होता है, अभी हमने देखा साइन की तरह वेरी करता है। तो जो आई की वैल्यू होती है, इसकी इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। तो हम आई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। 0 से लेकर टी तक ही रहेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और अपॉन में हो जाएगा 0 से लेकर टी तक डी टी एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, आई नॉट, बिकॉज ये पीक वैल्यू है। जैसे कि हमने साइन के कर्व में देखा था कि इस तरह से अगर वैल्यू होता है, दिस इज द पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी किसी साइकिल के लिए। ये आई नॉट है, ये आई नॉट है विन नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस आई नॉट हो गया। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो हर साइकिल के लिए जो आई नॉट की वैल्यू वो कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। इधर डी टी का इंटीग्रेशन भी कर देते लगे हाथों, तो आई नॉट इधर हो जाएगा 0 से लेकर टी तक साइन ओमेगा टी डी टी, और अपॉन में अगर डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल टी आ जाएगा, और अपर लिमिट रहेगी टी और लोअर लिमिट है 0। आगे समझते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का रूल है, और साथ ही साथ हमारे पास ये जो टर्म बची है साइन ओमेगा टी है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कैलकुलस में रूल है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और टी के साथ जो कुछ भी कॉफिशिएंट होता है उसे हमें अपॉन में भेजना होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, साथ में इसका भी कर रहे हैं। तो आई नॉट तो एज इट इज रहेगा, इसमें लिमिट पुट करने का काम है, तो केवल टी माइनस जीरो लगने से कोई मतलब नहीं है, तो केवल ये हो गया है आई नॉट के अपन में टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर टी तक ही रहेगी। माइनस और ओमेगा दोनों को हम बाहर भेज देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी, और इधर बचेगा कॉस ओमेगा टी, अपर लिमिट टी है और लोअर लिमिट 0 है। लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साथ ही साथ ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई अपन में टी, इसकी वैल्यू पुट करते हुए टी इज द टाइम पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है वो टाइम पीरियड हो जाएगा। आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट, ये तो पीक वैल्यू एज इट इज रहेगा, ओमेगा के प्लेस पे रखेंगे 2 पाई अपन में टी, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा टी, साथ ही साथ कॉस ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई अपन में टी, और ये जो अपर लिमिट है पहले टी के प्लेस पे कैपिटल टी आ जाएगा, माइनस कॉस 2 पाई अपन में टी इंटू में लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0। लोअर लिमिट 0 पुट कर दिए। देखो यहाँ से टी कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पे टी से टी, और यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आई एवरेज की जो वैल्यू आएगी फॉर कंप्लीट साइकिल माइनस आई नॉट अपन में 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 2 पाई की वैल्यू होगी 1,
माइनस कॉस जीरो की अगेन वैल्यू हो जाती है 1 माइनस 1 0, मतलब आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल कितना आ चुका है 0। ऐसा क्यों आया है? इसका कारण ये है कि यहाँ पर अभी हमने देखा साइनोसॉइडल कर्व है, तो जितना करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हुआ है उतना ही करंट वापस नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव से क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, पोलरिटी चेंज होती है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से अगर मान लो किसी सर्किट से फ्लो होता हुआ 1 एम्पियर करंट फ्लो के गया है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, तो क्या होगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगी। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा, वापस से इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा, मतलब ओवरऑल कितना करंट फ्लो हुआ 0। इसलिए आई एवरेज की जो वैल्यू आई कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 आई है। इसीलिए यहाँ पर आई एवरेज की वैल्यू क्या आ जाती है 0, क्योंकि जितना करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया उतना ही करंट बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। सेम हम डेरिवेशन कर सकते हैं ईएमएफ के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई एवरेज, ई डी टी अपॉन में डी टी ही रहेगा। ई के प्लेस पे ई नॉट साइन ओमेगा टी पूरा का पूरा एज इट इज चलेगा, बस आई के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई नॉट के प्लेस पे ई नॉट रहेगा। कहाँ कहाँ वेरिएशन करना है वो देख लेते हैं। आई एवरेज की जगह अगर हम ई एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ई इधर ई हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज चलने वाला है। मतलब आपने अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू भी निकाल ली है, और ये वैल्यू 0 आई है। ई एवरेज की जो वैल्यू आई वो 0। ये किसके लिए बताइए हमने, किसी कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव था वो भी अपने डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से एवरेज जो पोटेंशियल आया वो 0 आया कंप्लीट साइकिल के लिए। अच्छा, यही काम अगर हम हाफ साइकिल के लिए करना चाहें, हम निकाल के देख लेते कि हाफ साइकिल में कितना करंट हो रहा है, इसका दुगना कर देंगे, क्योंकि जितना करंट आया उतना ही करंट जाएगा। तो पहले हाफ साइकिल के लिए करंट निकाल लेते, उतना ही करंट दूसरे हाफ साइकिल के लिए भी हो जाएगा। तो हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो अब एवरेज वैल्यू देखेंगे करंट की किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल। किस तरह से, उसी तरह से डेरिवेशन करेंगे। जैसे आई एवरेज निकालना है किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, तो आप लिख सकते हो टी हाफ, इस तरह से भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2 तक का। t/2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें हाफ साइकिल के लिए निकालना है इसलिए। तो 0 से लेके t/2 तक आई डी टी, और अपॉन में 0 से लेके t/2 तक dt हो जाएगा। जिस तरह से पहले हमने अपर लिमिट t रख रखी थी क्योंकि हमें कंप्लीट साइकिल का निकालना था, हम t/2 रख रहे हैं क्योंकि हमें हाफ साइकिल का निकालना है। जिस तरह से पहले i की वैल्यू रखी थी अभी भी रख देते हैं। i की वैल्यू पहले क्या रखी थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर देखो 0 से लेके t/2 तक आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, अपॉन में 0 से लेके t/2 तक क्या हो जाएगा, सॉरी इसका तो इंटीग्रेशन कर ही देते हैं ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 से लेके t/2 तक। जो कांस्टेंट होता है उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। पहले भी आई नॉट को निकाला था, अभी भी आई नॉट को निकाल देते हैं। इसका वो लिमिट पुट करते तो t/2 माइनस 0, इंटीग्रेशन में 0 से लेके t/2 तक साइन ओमेगा टी डी टी। अभी थोड़ी देर पहले हमने साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन देखा था, वापस से वही करना है। उससे पहले इसको हम ऊपर पहुंचा देते तो ये हो जाएगा 2i नॉट अपॉन में t, इधर 0 से लेके, चलो इसका इंटीग्रेशन कर ही रहे ना, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, लिमिट 0 से लेके t/2 तक। ओमेगा को अगेन हम बाहर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2i नॉट, और साथ साथ माइनस के साइन को भी भेज देंगे, 2i नॉट टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी t/2 से लेके 0 तक। अब लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साथ ही साथ ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले भी रखी थी हमने 2 पाई अपन में टी, अभी भी यही वैल्यू रख देंगे। तो माइनस 2i नॉट टी एज इट इज़ रहेगा, और ये हो जाएगा 2 पाई अपन में टी कॉस ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई अपन में टी, और देख लो इधर टी है, टी के प्लेस पे अपर लिमिट हो जाएगी t/2, माइनस का साइन, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा इंटू 0। अब मैंने ओमेगा की वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करा तो 0 हो जाएगा, तो फालतू में लिमिट क्यों रखे। यहाँ पे देखते हैं t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी t से t कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, बची वैल्यू i नॉट अपन में पाई कॉस
पाई माइनस कॉस जीरो। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, माइनस आई नॉट अपॉन में पाई -1 -2 हो जाएगा, तो -2 टाइम्स और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा आई नॉट बाय पाई। ठीक है, तो मतलब कि 2 आई नॉट बाय पाई हो गया है। पाई के प्लेस पे आप वैल्यू रख सकते हो 3.14। ये अपने पास आई एवरेज आया है फॉर हाफ साइकिल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे डेसिमल में जब आंसर लाएंगे तो आंसर आता है 0.3637 आई नॉट। दिस इज द आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, मतलब कि हाफ साइकिल में पीक वैल्यू का 63.7%, क्योंकि अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई कराना रहेगा। तो आई नॉट का 63.7% करंट फ्लो होता है एवरेज वैल्यू में, मतलब कि ऑन एन एवरेज पीक वैल्यू का 63.7 करंट फ्लो हो रहा है हाफ साइकिल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी इतना ही फ्लो होगा। तो इस तरह से हमने क्या करी है कि एवरेज वैल्यू निकाल ली फॉर हाफ साइकिल। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन वगैरह किया तो इस कैलकुलेशन में ये जो वैल्यू आ रही थी हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रही थी, एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रही थी। इस वजह से क्या करा, इसको थोड़ा सा हमने डिस्कार्ड कर दिया गया था। इसके बाद क्या करना, हमने दूसरे तरीके से वैल्यू निकालने की कोशिश की, दूसरे तरीके से वैल्यू निकाली है। दूसरे तरीके से वैल्यू किस तरह से निकालते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर, फिर उसका मीन, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर। तो IRMS वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है वो समझेंगे अब अपन। अच्छा, जो काम हम करंट के लिए कर रहे हैं वही काम आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी कर सकते हो, बस चेंज इतना करना है, आई के प्लेस पे ई करना है। तो हमने अभी करंट की वैल्यू निकाली थी ऑन एन एवरेज फॉर हाफ साइकिल, जो आई थी 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। उसी तरह से आप EMF की वैल्यू भी निकाल सकते हो हाफ साइकिल के लिए, जो भी कितनी आने वाली 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। अब आई एवरेज निकालने के लिए IRMS रूट मीन स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें सबसे पहले, मतलब कि आई स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आई स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन तो करेंगे ही सही, 0 से लेके t। अब 0 से लेके t क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हाफ लाइफ पीरियड के लिए नहीं निकाल रहे हैं, या फिर हम हाफ पीरियड के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। तो टाइम पीरियड रखना होगा 0 से लेके t तक। सबसे पहले आई स्क्वायर dt, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक dt। सिर्फ हमें आई स्क्वायर करना है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, जैसे आई की वैल्यू तो क्या रखनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई स्क्वायर के प्लेस पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आई स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये वैल्यूज को रख देते हैं। सो यहाँ पर क्या हो चुका है, 0 से लेके t तक आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है इसका, और यहाँ पे t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल स्मॉल t लिमिट 0 से लेके कैपिटल T तक। जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर निकालने की प्रथा रही है। आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, आई नॉट स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इधर अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे 0, तो फाइनल आंसर क्या बचना है, केवल यहाँ पर t। इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेके t तक लिमिट रहेगी, और यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हाफ एंगल फार्मूला। किस तरह से, जैसे कि एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला है। cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है cos 2 थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर हो चुका है cos 2 थीटा। अब क्या करते हैं, दोनों को इंटरचेंज करा देते हैं इन दोनों को, तो इधर हो चुका है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और हमें को सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अपन में क्या कर देंगे 2। तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर हो चुका है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंगल डबल हो गया है। यहाँ पे अगर x हो तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे अगर ओमेगा टी हो तो 2 ओमेगा टी हो जाएगा। इस तरह से इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं आगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे,
आई नॉट स्क्वायर बाय टी है, 0 से लेके टी तक रहेगा ही रहेगा। इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, और जो अपॉन में 2 आता है मैं उसको बाहर लिख दे रहा हूँ क्योंकि अंदर इंटीग्रेशन के अंदर 2 लिखने से कोई सेंस है ही नहीं। इंडिविजुअल दोनों का हम इंटीग्रेशन करा देते हैं। किस तरह से, आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक dt, अंदर मल्टीप्लाई कराए ना 1 में तो dt आ जाएगा, माइनस का साइन बीच में लगेगा, 0 से लेके t तक cos 2 ओमेगा t dt। हमें ये करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है बस हमें। अब आई स्क्वायर चल रहा है, लेट्स इसमें ध्यान रखना आई स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यह आई नॉट स्क्वायर बाय 2t। यहाँ पे अगर हमने dt का इंटीग्रेशन करा तो केवल आएगा t और अपर लिमिट t माइनस 0, ठीक है। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक इंटीग्रेशन करा cos ओमेगा t का, सॉरी cos 2 ओमेगा t, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा। देखो पहले के टाइम क्या था, सिर्फ अकेला ओमेगा था तो हमने अपॉन में क्या लिखा ओमेगा, अब यहाँ पे 2 ओमेगा है t के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में 2 ओमेगा और लिमिट 0 से लेके t तक, ठीक। अब यहाँ पर होगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, अपर लिमिट t माइनस 0 इधर का पार्ट, माइनस 1/2 ओमेगा इधर लिख लेते हैं और अंदर लिमिट पुट कर देते हैं। ओमेगा के प्लेस पे आदि होगा, आपको 2π/t पुट करना है, तो साइन 2π/t इंटू में t के प्लेस पे अपर लिमिट हो जाएगी t और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 0, केवल साइन 0 हो जाएगा, t से t कैंसिल, 2 इंटू 2π 4π हो जाता है। साइन जो है 0 पाई 2π 3π 4π सभी पे वैल्यू क्या होती है इसकी 0, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो गई और साइन 4π की वैल्यू भी 0 हो गई। मतलब ये जो बाद वाली टर्म है ओवरऑल क्या हो चुकी है 0, नेक्स्ट टर्म है उसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 0 हो गई, लिखने से कोई सेंस पड़ता ही नहीं है। दैट इज आई नॉट स्क्वायर बाय 2t इंटू में क्या बचा है t, और यहाँ से केवल क्या बचेगा इस टर्म से t, क्योंकि ये टर्म तो पूरी 0 हो गई ना, t से t कैंसिल, तो यहाँ पे आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आया, सो आई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाय 2, क्योंकि स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई नॉट स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2, दिस इज द आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर। देखो क्या करा, रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या हुआ, सबसे पहले स्क्वायर करा, लास्ट से पढ़ना इसका स्टार्ट करो, स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, तो सबसे पहले हमने आई का स्क्वायर करा, फिर इसके बाद मीन निकाला, फिर आखिरी में इसका क्या कर दिया स्क्वायर रूट निकाल दिया, इसीलिए इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। 3 चीज़ें करी हमने, रूट मीन स्क्वायर, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहले स्क्वायर करा, फिर मीन निकाला, फिर उसका रूट निकाल दिया, दिस इज द आई नॉट बाय रूट 2। इसकी जब हम वैल्यूज निकालते हैं तो आंसर आता है 0.707 आई नॉट आई आर एम एस। मतलब कि एक कंप्लीट साइकिल में जो हमारा करंट फ्लो होता है ऑन एन एवरेज 70.7% होता है पीक वैल्यू का, क्योंकि आई नॉट क्या है यहाँ पे पीक वैल्यू है, तो जो पीक वैल्यू होती है करंट की उसका 70.7% करंट फ्लो होता है ऑन एन एवरेज रूट मीन करंट वैल्यू जो होती है। जो हमने अभी यहाँ पर डेरिवेशन किया है सेम टू सेम डेरिवेशन किया जा सकता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए, बस जहाँ जहाँ पर भी आई है उसे रिप्लेस कर दो ई से, पूरा काम हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है?